देहरादून से बड़ी जानकारी है। कांग्रेस के नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का आज दूसरा दिन है और आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद खबर ये कि कांग्रेस के सीनियर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिविर में जो बातें हुई होंगी, जो मंथन हुआ होगा, जो आगे की रणनीति बनाई गई होगी, उसको लेकर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। शिविर में प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने पर यह कहा जा रहा है कि कल के दिन मंथन हुआ और उसी की जानकारी आज पीसी के माध्यम से साझा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस के नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज भी तमाम बड़े दिग्गजों का जमावड़ा होगा, जुटेंगे कांग्रेस जन। और फिर दिन में खबर यह है कि दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तमाम कद्दावर नेता उत्तराखंड कांग्रेस के बैठे हुए दिखाई देंगे पीसी के दौरान और वहां से बताया जाएगा कि किस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी, क्या रोड मैप होगा, क्या रणनीति बनाई गई है और किस तरीके से कांग्रेस के बेस को वहां पर और मजबूत करने की आवश्यकता है, ग्राउंड और तैयार करने की आवश्यकता है और किस तरीके से ग्राउंड पर उतरा जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, लोगों के बीच में किस तरीके से जाना है और जान किस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस में डालनी है। इसी को लेकर ये मंथन भी चल रहा है, ये शिविर भी चल रहा है और पहले दिन शिविर में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में जानकारी जब दोपहर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसमें आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे जब जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ हुआ कल के दिन। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कल भी गहन चिंतन मंथन किया गया ताज़ा हालातों को देखते हुए। 2022 में जो स्थिति रही है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और कहां पर खामियां कमियां रही हैं उस पर फोकस है और उनको ठीक करने पर ध्यान है। इसी पर हमारे साथी रवि कैंतुरा जुट चुके, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए आज दूसरा दिन है, चिंतन का एक तरीके से कह सकते हैं जो क्रियान्वयन शिविर चल रहा है उसका दूसरा दिन है और आज ये कहा जा रहा है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और क्या कुछ हो रहा है इस शिविर में इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। रवि, कितने बजे का वक्त है और क्या जानकारी है? बिल्कुल दीपा, देखिए कांग्रेस का राजस्थान के उदयपुर में पहले शिविर हुआ जिसमें केंद्रीय नेता मौजूद रहे और अब तमाम जो प्रदेश है वहां पर इस शिविर के क्रियान्वयन के लिए जो कार्यशालाएं हैं वो चल रही हैं। 2 दिन का ये शिविर यहाँ देहरादून में भी रखा गया है जिसका आज अंतिम दिन है। और अगर इसमें बात करें तो क्योंकि खासतौर पर अगर कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में देखी जाए तो तमाम राज्यों में बहुत पिछड़ रही है और इस वक्त बहुत कठिन दौर से कांग्रेस गुजर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस एक नव संकल्प शिविर के माध्यम से अपने तमाम कार्यकर्ताओं में, अपने संगठन स्तर पर एक नई जोश भरने का काम करेगी। लेकिन ये जोश कैसा भरा जाएगा, कैसे कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से उत्साहित किया जाएगा जो हतोत्साहित हुए हैं और उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर मंथन चल रहा है। आज जो यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो इस शिविर में जुटे हुए हैं और कांग्रेस अगस्त महीने की 9 तारीख को तमाम जो जिले हैं उत्तराखंड के वहाँ पर पदयात्रा निकालने जा रही है। अभी फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है कि इन चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जाए जो कि इस चुनाव को फतेह कर सके, जीत हासिल कर सके। ऐसे में इस बार ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो प्रत्याशी होंगे उनका नाम का चयन काफ़ी पहले कर दिया जाएगा ताकि वो अपना इस चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर सकेंगे। तो ऐसे में तमाम मंथन है। कुल मिलाकर कांग्रेस को मजबूत करने की एक रणनीति है जो प्रदेश स्तरीय बड़े नेता बना रहे हैं। केंद्र का नेतृत्व जो उन्हें मिला है, किस तरीके से आगे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, उसी पर पूरा काम हो रहा है। आज अंतिम दिन है। ऐसे में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो 2 दिन का शिविर रहा है उसकी जानकारियां दोपहर बाद साझा करेंगे। लेकिन तमाम यही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति देखी जा रही है, खासतौर पर अभी हम हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें स्थिति देखें तो 19 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। लोकसभा की 5 सीटें इस वक्त भाजपा के खाते में है। तो इन तमाम चीज़ों में कैसे एक बार वापसी कांग्रेस कर सके, कैसे एक बार फिर से वापस सत्ता हासिल कर सके, इन तमाम चीज़ों पर मंथन चल रहा है और मजबूत करने की पार्टी को कोशिश की जा रही है। संगठन स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। तमाम जो अभी तक जो कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है उस प्रणाली में कैसे बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, जो मोरल बूस्ट होना है उसी को लेकर ये सब हो रहा है। क्योंकि निराशा भी है जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है अभी इलेक्शन में। अब ओवरऑल अगर देश भर की आप बात करते हैं तो वो स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है और उदयपुर में 3 दिन हुआ, उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में 2-2 दिन का ये शिविर लग रहा है। यहाँ पर 2 दिन का जो शिविर होगा उसमें क्या कुछ हुआ है उसी को लेकर ओवरऑल पीसी की जाएगी जिसमें जानकारी साझा होगी। शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी है, आज हल्द्वानी के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी में मोदी सरकार की कामयाबियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले, उपलब्धियों को गिनाएंगे, उनका बखान होगा एक तरीके से।
हल्द्वानी के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर ये कि मोदी सरकार के 8 साल, केंद्र की सरकार के और उपलब्धियों को गिनाते हुए आपको नजर आने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी से फिर खबर यह है कि खटीमा भी वो जाएंगे। हल्द्वानी से सीधे खटीमा जाने का उनका कार्यक्रम है और फिर खटीमा से जाएंगे चंपावत। कल उपचुनाव के नतीजे घोषित होने हैं, काउंटिंग होनी है, नतीजे सामने आने हैं और नतीजों का मौका कितना खास है आप समझिए। इसीलिए चंपावत में मौजूदगी कल के दिन होगी पुष्कर सिंह धामी की। आज हल्द्वानी का दौरा है, हल्द्वानी से सीधे वो जाएंगे खटीमा, खटीमा से फिर उनकी रवानगी चंपावत के लिए। और अब बात चारधाम यात्रा की। बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। आज से भक्तों के लिए लाइन लगने का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू हो रहा है। अब टोकन के जरिए ही भक्त बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। टोकन में दिए गए समय के अनुसार ही भक्त लाइन में खड़े होंगे। आपको बता दें कि टोकन सिस्टम लागू होने से यात्रियों की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब यात्रियों को घंटों तक ठंड बारिश में बाबा के दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, लंबा घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और उधर चारधाम यात्रा के शुरू हुए भी कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 3 मई से यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बीच कई यात्रियों की मौत की खबरें भी हैं। थोड़ी सी परेशान करने वाली खबरें हैं। घोड़े खच्चरों की भी काफ़ी संख्या में जाने गई हैं, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। परेशानियां भी बहुत सारी सामने आई हैं श्रद्धालुओं के भी, और जो वहाँ के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके सामने भी परेशानी आई हाल फिलहाल में। लेकिन अब देखिए कल के दिन 1 महीने का वक्त हो जाएगा। केदारनाथ यात्रा में हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में जहां स्थानीय लोगों का खूब जाकात चल रहा है, वहीं प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अब तक 26 दिनों की यात्रा में 4.5 लाख तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और माना यह जा रहा है कि 1 महीना पूरे होने तक 5 लाख का आंकड़ा, यानी कि कल तक 5 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा। रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए और अभी महीना होते होते जैसा हमको लग रहा है 5 लाख का जो संख्या पूर्ण हो चुकी होगी। इसकी पिछले 25-26 दिन में जो कमियां परिलक्षित हुई थी उनको व्यवस्थित किया गया है। यात्री सुविधा पर फोकस करते हुए हमने इंश्योर किया है कि किसी भी यात्री को स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, घोड़ा खच्चर आदि की जो व्यवस्था है उसको कोई परेशानी ना हो, और इस क्रम में काफ़ी हमने प्रयास किए और काफ़ी संसाधनों को बढ़ाया है। एक तरफ चारधाम यात्रा पर बद इंतजामी से तीर्थ यात्री बेहद परेशान हैं, तो वहीं साइबर ठग भी यात्रियों की मुश्किल को और बढ़ा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा की हेली सेवाओं में ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बिहार से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ हो रही है। चमोली पुलिस की गिरफ्त में खड़े शातिर ठग पर चारधाम यात्रा की हेली सेवाओं में फर्जी वाड़े का आरोप है। उत्तराखंड पुलिस ने इसे बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसने फर्जी वेबसाइट के जरिए कई श्रद्धालुओं से हेली टिकटों के नाम पर ठगी की है। उत्तर प्रदेश से आए एक श्रद्धालु द्वारा बद्रीनाथ थाने में एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा हिमालयन हेली सर्विस नाम की एक साइट से केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग करवाई गई थी, पर उसके बाद जो एजेंट है वो उनका लगातार जो है फ़ोन उठा नहीं रहा है। अभियुक्त है उसको हम लोगों ने नवादा, बिहार से उसकी गिरफ्तारी की है। इस शातिर ठग ने हेली सेवा की बुकिंग के लिए एक वेबसाइट तैयार की थी। उस वेबसाइट के जरिए ये हेली सेवा की बुकिंग कर यात्रियों के साथ ठगी कर रहा था। वेबसाइट तैयार करने के लिए इसने तेलंगाना के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद ली थी। वेबसाइट पर अलग अलग मोबाइल नंबर डाले गए थे, जिन पर आने वाली कॉल पर यात्रियों से बात की जाती थी। जब लोग बुकिंग के लिए तैयार हो जाते थे तो उनसे टिकट बुकिंग के लिए पैसे मंगवाए जाते थे। इस ठग ने ही यूपी के एक यात्री के साथ केदारनाथ में हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर 24,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत बद्रीनाथ कोतवाली में की गई थी। उसी शिकायत पर एक्शन लिया गया और उत्तराखंड पुलिस इस ठग के ठिकाने तक पहुंच गई। अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अगर आप भी हेली सेवा के जरिए चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो किसी एजेंट के बहकावे में मत आइए। सिर्फ उत्तराखंड सरकार की तरफ से संचालित की जा रही वेबसाइट पर जाकर ही बुकिंग कराएं। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। और उधर जिला
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग पर यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चर संचालकों से अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि घोड़े खच्चरों की गद्दी के नाम पर प्रत्येक घोड़े खच्चर संचालक से 40-40 रुपए की पर्ची काटी जा रही है, जबकि उन्हें गद्दी तक नहीं दी जा रही। इसके अलावा कई बार तो पशुपालकों से 100 से 150 रुपए तक लिए जा रहे हैं। बाहरी जिलों से आए पशुपालकों से जमकर लूट मचाई जा रही है। और वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने ये कहा है कि तमाम जो बातें हैं, जो आरोप हैं, वो बेबुनियाद हैं। तो भी संबंधित हमारे पत्रकार बंधु हैं, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के आप लोग ऐसी किसी एक के कहने पे हमें जिला पंचायत को भी विश्वास में लेके, हमारे प्रशासन को विश्वास में लेके अगर आप लोग न्यूज़ बनाएंगे तो वो मुझे भी अच्छा लगेगा और हम सभी को अच्छा लगेगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं। विश्व की शांति और कल्याण के लिए प्रदेश के 1000 तीर्थों को आपस में जोड़ने के लिए निकाली जा रही बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा सितारगंज और शक्ति फार्म पहुंची। सितारगंज के श्री दुर्गा ज्योति पीठ और मौनी बाबा मंदिर, शक्ति फार्म के बाबा तारकनाथ मंदिर में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने डोली दर्शन कर बाबा विश्वनाथ और जगदीशिला से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इस डोली का जो उद्देश्य है कि सबसे पहले विश्व में शांति कायम हो, दूसरा उद्देश्य है कि देव संस्कृति हमारी जिंदा रहे, और तीसरा उद्देश्य ये है कि 4 धाम जो हमारे उत्तराखंड में है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में 1000 शक्तिपीठ हैं, जिन शक्तिपीठों पे उनको धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है, इसलिए यात्रा चलती है। रुड़की में अथॉरिटी ने अवैध कॉलोनियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अथॉरिटी ऐसे कॉलोनियों में कार्रवाई कर रही है जहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है। रुड़की में भूमाफिया के खिलाफ अथॉरिटी का बुलडोजर गरज रहा है। अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग और कॉलोनियों पर अथॉरिटी कार्रवाई कर रही है। रुड़की के आसपास के क्षेत्र में खेती की जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है, फिर लोगों को महंगे दाम पर प्लॉट बेचे जाते हैं। ना तो इन कॉलोनियों को अथॉरिटी से पास कराया जाता है, ना ही इसके लिए कोई अप्रूवल लिया जाता है। देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियाँ हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है, और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से, तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ी थी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे भी कार्रवाई जारी है, स्क्रूटनी चल रही है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये प्लॉटिंग करने की इजाजत दी किसने? अधिकारियों के होते हुए आखिरकार भूमाफिया मनमानी कैसे कर सकते हैं? आरोप तो ये भी है कि ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से होती है। जब शासन का दबाव होता है तो कुछ लोगों पर कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में एनआईटी इस साल बीटेक के नए बैच के लिए तैयारी कर रहा है। इस साल 180 छात्र एडमिशन कराएंगे, ऐसी जानकारी है। और इसके लिए एनआईटी प्रशासन रेशम विभाग में बन रहे नए हॉस्टल्स को जल्द से जल्द बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। अगर हॉस्टल जुलाई महीने तक तैयार नहीं हो पाता है तो इसके लिए एनआईटी प्रशासन प्राइवेट हॉस्टल हायर करेगा। चीफ इंजीनियर से भी बात हुई है और उनकी टीम से भी बात हुई है, तो मुझे लगता है कि 90-95% चांसेस हैं कि हमें ये हॉस्टल मिल जाएंगे। तो ऑफलाइन में हमारे सारे बच्चे यहाँ अकोमोडेट हो जाएंगे। पर अगर हमें वो हॉस्टल किसी कारणवश नहीं मिल पाते हैं तो हमने प्रोविज़न किया है कि हम हॉस्टल हायर कर पाएँ बच्चों के लिए, और उसका भी टेंडर प्रोसेस अभी शुरू होने वाला है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक महोत्सव के तौर पर उत्तराखंड में मनाया जाएगा, जिसे लेकर हल्द्वानी में तैयारियां तेजी से हो रही हैं। और इसी को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में योग दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। नैनीताल जिले में ही ये कहा जा रहा है कि 5 जगह पर योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। चारधाम यात्रा और गर्मियों की छुट्टियों की वजह से देश के कोने कोने से यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोमवती अमावस्या पर लाखों की तादाद में यात्रियों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई
और इतनी भारी संख्या में यात्रियों के आने से शहर भर में गंदगी का ढेर लग गया है, अंबार लग गया है। मगर अब नगर निगम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सफाई कंपनी कासा ग्रीन के कर्मचारी अपनी 3 महीने की सैलरी ना मिलने की वजह से आक्रोशित हैं और हरिद्वार शहर में सफाई व्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है। मैंने सर से बात उनकी हुई है, सर ने भी उनको आश्वासन दिया कि 10-15 दिन के भीतर मैं आपका पैसा निकाल दूंगा, जो भी बिल है निकाल दूंगा। उसके बाद भी वो एडमिट हुए, लेकिन उसके बाद हमने कासा ग्रीन और दोनों कंपनियों के मैनेजरों को बुलाया और सर ने उनसे बात कर ली है और तत्काल ही उनकी वेतन का भुगतान का जो भी सॉल्यूशन है वो तत्काल 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों यात्रा सीजन चल रहा है। रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु बस, रेल, निजी वाहनों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन 5 जून तक रेल द्वारा आने वाले कई श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये खबर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे विभाग सहारनपुर से मुरादाबाद ट्रैक पर पड़ने वाले कई रेल पुलों की मरम्मत कराने जा रहा है, जिसके चलते रेलवे ने 10 से अधिक ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। ये ब्लॉक कारण जो है ना, ये कभी कभार जो है ना, ये होता है, ब्लॉक होता है, जिस कारण से मेगा ब्लॉक होता है, जिस कारण से जो है ट्रेन को कैंसिल करना पड़ता है। जिनके ये जैसे 42-29 तो वो तो कैंसिल करके फिर जनता से जा सकते हैं, 42-66 से जा सकते हैं, लखनऊ उधर बनारस तक जा सकते हैं। आजादी के 70 सालों के बाद भी सिमतोली गांव का साता प्यारा तोक आज भी सड़क सुविधा से दूर है। डोली के जरिए ही आज भी मरीज सड़क तक यहां पर पहुंच रहे हैं। जन सुविधाओं के अभाव में गांव से हो रहे पलायन पर ग्रामीणों में आक्रोश है, गुस्सा है। सड़क सुविधा के लिए सिमतोली ग्राम पंचायत के साता प्यारा तोक के ग्रामीण करीब 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर बोहाला पहुंचते हैं। ग्रामीणों के अनुसार सुविधाओं के अभाव में गांव से लगातार बहुत बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। 5 किलोमीटर यहाँ से पैदल डोली से मरीज को यहाँ से सड़क तक ले जाते हैं। इस बीच में कोई भी उपचार केंद्र नहीं है, जो कि आज भी जनता यहाँ प्रभावित है, जिसे हमें जल्द से जल्द सड़क मुहैया कराने की कृपा करें। देखिए, पर्यटन सीजन चल रहा है। पर्यटन सीजन में अल्मोड़ा के तमाम पर्यटक स्थल इस वक्त गुलजार हैं। एक तरफ सैलानी पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं धार्मिक स्थलों में भी बेतहाशा भीड़ है। न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलजू देवता के मंदिर में भी सैलानियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। सैलानी मंदिर में दर्शन कर गोलजू देवता का आशीर्वाद ले रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।